तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज तो गाइस यार आज जो हम लोग वीडियो पढ़ रहे होंगे वो होगा अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो गाइस यार सबसे पहले तो एक लाइक ज़रूर बनता है वीडियो को मेरी वंडरफुल ड्राइंग के लिए। तो गाइस यार हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि लिक्विड हो, ठीक है, या तो वो एसिडिक होगी या बेसिक। अब हमारे पास यहाँ पर लेमन है। अब लेमन को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि यार ये एसिडिक है या बेस। क्यों, कैसे, वो हम बता सकते हैं इसके टेस्ट से। इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो गाइस ये तो कोई टफ सवाल नहीं था, ये तो तुम ऐसे भी बता सकते हो क्योंकि तुम्हें ये बताया गया है कि वो एसिडिक होता है। ओके, और ये जो मैंने साइन बनाया है ये है एक प्रिकॉशन साइन। तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो यार सबसे पहला पॉइंट जो अपना एसिड के डिफरेंस में आता है और बेसिस की, वो होता है उसका टेस्ट से। टेस्ट, हाँ टेस्ट। तो एसिड्स जो होते हैं वो अपने खट्टे टेस्ट होते हैं, मतलब उनका टेस्ट खट्टा होता है। और बेसिस कड़वा, कड़वा समझते हो ना। तो गाइस यार देख रहे हो ना, सबको पता है नीम का पत्ता कड़वा होता है ना। तो इधर साइड मैंने बना दिया एसिड के लिए लेमन, और ये ऑरेंज, तुम लोग कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। और इधर अपना आ गया सोप, नहाने वाला साबुन, ओके, जिसे तुम नहाते हो। और फिर दूसरा डिफरेंस, एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को, कौन सा लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। मतलब वो पहले से ही ब्लू होता है, उसको रेड कर देता है। ये एक पेपर होता है जो कि इंडिकेटर होता है, ठीक, ओके। तो फिर बेस में भी, बेस में क्या होता होगा, बेस में उल्टा हो जाता होगा, सिंपल सी बात है यार। तो बेसिस में क्या होता है, ये अपना रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मैजिक नहीं होता यार, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ओके, स्पेलिंग ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तीसरा डिफरेंस देखते हैं इसका। तो तीसरा डिफरेंस देखने से पहले यार एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आर्हीनियस, ठीक है, ये वाला कुछ भी नहीं था, आर्हीनियस। इन्होंने क्या एक डेफिनेशन दी थी एसिड्स और बेसिस को लेकर, कि क्या थी वो, कि एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हों। मतलब अगर उन्हें पानी में मिला हो तो H+ आयंस दें। सिंपल सी डेफिनेशन थी पर कॉन्सेप्ट अच्छा था, ठीक है। और बेसिस, बेसिस की डेफिनेशन भी सेम, कि जो OH- आयंस दें अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो अपने बेसिस हो जाते हैं। ओके भाई, ये भी बात सही है, इसको बेस बोल देते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड वाला पॉइंट भी देख लो। जो भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा H+ आयंस देता हो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वही सिनेरियो बेसिस में भी है, जो भी OH- आयंस ज़्यादा देता होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता होगा। वीक बेस को माइल्ड, वीक बेस या एसिड दोनों को ही माइल्ड या वीक बोल देते हैं, ठीक है। मतलब जो लेस H+ और OH- आयन देंगे वो अपने एसिड्स वीक वाले और बेसिस वीक वाले होंगे। फिर अब ज़रा थोड़े से डिफरेंस देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि यार कुछ एग्जांपल्स भी बता दो एसिड्स के। तो यहाँ मैंने तुम्हारे लिए लिख दिए, पहला अपना लिख दिया मैंने HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। फिर H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और जो तीसरा वाला है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो अब थोड़ा बेसिस के एग्जाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो अपना सबसे कॉमन बेस जो है अपना बढ़िया वाले मेटल से जो बनता है उसको NaOH बोलते हैं। फिर आता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड जो बेसिस हैं। तो ये हो गया अपना बेसिस और एसिड का डिफरेंस। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। हम लोग यहाँ एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। मतलब क्या होगा कि हम लोग एसिड्स की रिएक्शन देखेंगे बेसिकली। तो सबसे पहली रिएक्शन अपनी आती है एसिड्स की विद मेटल्स। तो अपना एसिड किसी मेटल से अगर रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को दो चीज़ें मिलेंगी। वो दो चीज़ें प्रोडक्ट होंगी, बेसिकली प्रोडक्ट ही होंगी यार। तो वो प्रोडक्ट होगा क्या, एक होगा अपना सॉल्ट मेटल वाला, और एक जो होगा वो अपना हाइड्रोजन गैस हवा में इवॉल्व हो जाएगी, ओके। तो अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल लिखते हैं हम, ये हम हमारे लिए जिंक प्लस H2SO4। तो अब देखो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, वो चैप्टर 1 में जो तुमने पढ़ा होगा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से,
ठीक है। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट बना देगा ZnSO4, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस H2 लगा देंगे। याद रखना ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, देखना समझना और बैलेंस करना। ओके, तो एक हो गया अपना। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपना सोडियम प्लस ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो अब यहाँ पे फिर से वही बात, सोडियम अपना प्लस चार्ज था और क्लोरीन अपना माइनस चार्ज है, तो वो कंबाइन हो जाएगा जाके और हम लोगों को दे देगा NaCl वाला सॉल्ट, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और H2 गैस निकल जाएगी बाहर। तो ये कुछ हो गया अपना कॉमन टाइप, ठीक है, मेटल से रिएक्शन। एक और ले लेते हैं यार, तुम लोगों के लिए एसिड्स और मेटल की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये ले लिया हमने वापस से HCl, मैग्नीशियम के साथ HCl ले लेते हैं फिर से। अब MgCl2 बन जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। सेम स्टेप है भाई, हर जगह सेम स्टेप है, सिर्फ तुम्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन निकाल कर दिखा देना है बस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कंक्लूजन यहाँ से निकाल दो, तुम्हें एक ही कंक्लूजन मिला होगा कि यार अगर किसी भी एसिड को हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें कंफर्म डायरेक्ट 100% आँख बंद करके तुम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकाल दो बस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ठीक है। और एग्जांपल मैंने तुम्हें दे ही दिए हैं और टेक्स्ट बुक से आगे भी कुछ सारे एग्जांपल पढ़ लेना। अब देखते हैं हम लोग अपना दूसरा रिएक्शन, जो कि है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एसिड को किसी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट तो मिलेगा, नो डाउट, पर उसके साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एक और प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, ठीक है, ज़रा इधर लिख देते हैं नीचे से। तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस नहीं, वाटर, ये तीन प्रोडक्ट मिलने ही हैं अपने। ओके, तो ये रिमेंबर रखना, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, CO3 हो या HCO3 हो, दोनों में ही केसेस में तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और वाटर मिलेगा। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर देखो, कैल्शियम और क्लोरीन, मतलब अब कैल्शियम और क्लोरीन का सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट फॉर्म कराएंगे, कैल्शियम तुम्हारा जाकर मिल जाएगा विथ क्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोजन एंड CO2, तो H, और फिर तुम्हें सॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा CaCl2 प्लस CO2 और वाटर H2O। तो ये तुम्हें प्रोडक्ट मिलने वाला है इस रिएक्शन के चलते। फिर एक और एग्जांपल देखो, लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए, वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग CO2 पास कराते हैं तो वो वापस से CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दे देता है। ये एग्जांपल है, इसको हम लोग लाइम बोलते हैं, ठीक है, लाइम वाटर, ठीक है, पर ये इसका नहीं है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया मैंने, याद रखना। तो अब एक इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लें। पहले भाई देख लो वापस से अपना एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करने में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो अब चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ध्यान से याद रखना, बाइकार्बोनेट, और इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये जहाँ पर भी होगा वहाँ हमें CO2 मिलनी है और सॉल्ट और वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट। भाई ये ज़रूर याद रखना। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो ये लिया है मैंने एक और एग्जांपल, सेम एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, तो देख लेना, बहुत सारे बुक में मिल जाने वाले तुम्हें, सैम्पल पर जब लगाओगे प्रैक्टिस हो जानी है। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन पे, जो है अपना मेटल ऑक्साइड। अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होगी, ठीक है, पढ़े होगे तुम, याद होगा तुम्हें शायद, कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो अपने कौन से नेचर के होते हैं। नेचर अगर पूछें तो क्या होता है उनका नेचर, तो उनका नेचर जो होता है बेसिक होता है, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट यहाँ पर तुम्हारी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, जैसे NaO या सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा एक बार तुम सोचो तो, और भी मतलब बाकी हाइड्रोक्साइड अभी पढ़े थे मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, अगर तो यहाँ तुम्हें पता चला होगा कि ये जो सारे होते हैं मेटल ऑक्साइड, ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने जो होते हैं वो अपनी
बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स अपने एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इन जनरल अपनी जो रिएक्शन हो जा रही है वो मेटल विद बेस हो जा रही है, ठीक है। अब जैसे मेटल विद एसिड हुई थी, सेम मेटल विद बेस कर दो, मिलेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। मिलना सेम है, सॉल्ट मिलना, देखो भाई कभी भी तुम अगर मेटल को एसिड से बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट मिलना ही है तुम्हें। बस डिपेंड करता है कि अब अगर कार्बोनेट होगा CO2 मिल जाएगा, ठीक है, और वाटर भी मिलना है। बट सिर्फ अगर मेटल के साथ प्योर मेटल के साथ करते हो तो हाइड्रोजन निकलेगा। इन केस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, हर जगह। तो इनडायरेक्ट अपनी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, इस केस में। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये लिख दिया मैंने एग्जांपल जल्दी से। तो अपना एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड अपने को मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटल है, सॉरी एसिड लिखते हैं। HCl प्लस मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक, हाइड्रोजन नहीं, वाटर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 हम लोग को क्या मिलेगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट, सॉल्ट और ये अपना वाटर, ओके। तो ये तो अपनी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हम लोग आगे देख रहे होंगे। अब थोड़ा सा इन जनरल डिटेल बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसिड्स को लेकर, जो कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। तो क्या कॉन्सेप्ट था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, ठीक है। रिवाइज़ करो, याद करो कि अगर कोई एसिड अपना एक्वस सोल्यूशन में डिप करा जाए या मिलाया जाए तो H+ आयंस वो देगा, ओके। तो देखते हैं, और ये सारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इन सबको बैलेंस कर लेना, ओके। बैलेंसिंग की वीडियो बना दी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं थोड़ा सा आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट वाटर वाला। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई वांट आपका अटेंशन हो यहाँ पर, ठीक है। क्या है, इन्होंने बोला था एसिड को अगर हम लोग वाटर में एक्वस सोल्यूशन में लाते हैं तो वो अपने आयंस रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो अब लेते हैं कोई एग्जांपल, लाइक HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, ओके। इसको अगर हम H2O में मिक्स करते हैं तो ये अपने H+, ठीक है, जो कि आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे इसके H+ और क्लोरीन भी है ना, तो प्लस का Cl, कौन सा चार्ज होता है इसके ऊपर, माइनस का, तो H+ और Cl- दे दिया। अब ये जो H+ अपना आयन निकला है ये ना सिंगल मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक एटम लेकर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये फर्दर अपना कंबाइन हो जाता है विद वाटर, ठीक है, और फॉर्म कर देता है H3O जो कि हाइड्रोनियम आयन भी होता है। और यही है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग एसिड्स, मतलब देते हैं अपना H+ आयंस रिलीज़ कर देते हैं। इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, याद रखना। तो और हाइड्रोजन अकेले सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो H2O से कंबाइन होकर H3O बना लेता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं एक और बार, ओके। तो अब फाइनली जो अपनी इन जनरल इक्वेशन बनेगी HCl प्लस H2O की H3O प्लस चार्ज प्लस क्लोरीन माइनस चार्ज, और ये अपनी हो गए H+ और C। अब सेम सिनेरियो अपना बेसिस में भी होता होगा, ठीक है, होता नहीं होगा, होता है, ठीक है। क्या होता है, बेस को अगर हम वाटर में लें, ठीक है, अब बेस की बारी। तो अगर हम किसी बेस को पानी में मिलाते हैं तो सपोज़ एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से अपना सबसे कॉमन बेस NaOH, ठीक है, इसे अब हम लोग वाटर में मिलाने वाले हैं और हम लोगों को मिल रहा है Na+, ठीक है, इसका आयरन डिसएसोसिएशन हो गया, और OH-। एक और बेस ले लेते हैं आपकी कन्वीनियंस एग्जांपल KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिलाए तो K+, ठीक है, और OH-, ठीक है, ये मिल गया। एक और एग्जांपल MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में जब हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा Mg का 2+ एंड OH का माइनस, Mg2+ प्लस OH- आयंस, ठीक है। बेसिस की पहचान ही ये होती है कि वो OH- आयंस दें, ओके। तो इसको बैलेंस, क्या बैलेंस करोगे यार, ठीक है, बैलेंस नहीं है, सबको पता है। तो ये थी अपनी कुछ ज्ञान की बातें अबाउट बेसिस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस अब देखने वाले हैं हम लोग। तो अपना बेस के साथ भी सेम सिनेरियो यार, ठीक है।
अगर हम लोग बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ले लेते हैं एग्जांपल, मेटल जिंक बेस NaOH, जानते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपना कंबाइन होकर सॉल्ट क्या देगा, जो अपना सॉल्ट होगा वो होगा Na2ZN, एक मिनट, हाँ Na2ZnO2, ओके, ये अपना देगा सॉल्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन गैस मैंने निकाली नहीं, एक मिनट ज़रा, लेट मी राइट इट, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस अपनी निकलेगी। तो सिंपल सी रिएक्शन थी ये भी। तो ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे ज्ञान की ओर, जो कि ये भी भाई थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना, ओके। तो रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो यार जैसे अभी हम लोगों ने मेटल के ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही सिमिलर उसकी अपोजिट नॉन मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, यानी इनका नेचर क्या होगा। तो बेसिकली जो इनका नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ओके, एसिडिक नेचर होता है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था इन जनरल कभी भी मेटल एसिड बेस रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। बट यहाँ एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा। तो ये रिएक्शन हो रही एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ओके मैन। नाउ अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड ले लेते हैं अपना बहुत फेमस वाला, जानते ही हो, HCl एसिड। अब देखो, हाँ एसिड नहीं लेना, सॉरी एसिड नहीं लेना, मतलब प्रॉपर्टी वो तो थी ना। तो हम नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ठीक है। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो अपना होगा CaCO3, यानी मतलब हम लोगों को मिलने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। और हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, वाटर मिलेगा इसमें, ओके। और वाटर मिलने के बाद अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यार अब धीरे धीरे जो हम ये लोग केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ पढ़ते पढ़ते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब ये तो अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर अटेंशन नहीं पे करो तो तुम्हारे नंबर कटेंगे और फिर तुम बोलोगे मेरे चैनल कि यार इसकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं ये वाला टॉपिक जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या है यार ऐसे टॉपिक में जो तुम लोग डरते हो? कुछ बात डरने की नहीं है यार। देखो सिंपल सी क्या एक बात है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है, और हाँ ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस के बीच में ही होती है, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता, ना वो मेटल हो सकता है ना वो मेटल कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। ओनली एसिड एंड बेसिस जो कि रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे। अब ये जो सॉल्ट बनेगा ना वो भी डिपेंडेंट होगा। इन केस कैसे डिपेंडेंट होगा, आप देख तो अगर अपना स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो अपना एसिडिक सॉल्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो बेसिक सॉल्ट होगा। सिंपल सी बात है यार। तो अब ले लेते हैं ज़रा एग्जांपल। एसिड का एग्जांपल ले लिया मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस का एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल टाइम फेमस एग्जांपल। तो अब देखो क्लोरीन का माइनस पार्ट जाकर मिलेगा Na के पॉजिटिव पार्ट से, ठीक है। मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव का अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। ये कि आयनिक बॉन्ड होता है, याद रखना, ओके। तो यहाँ पे सॉल्ट बना अपना NaCl और वाटर निकला H2O। ये जो NaCl सॉल्ट है इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग वाटर में पास कर देते हैं तो अपना ब्राइन बन जाता है, ओके। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स में। तो ये आ गया अपना दूसरा एग्जांपल। एसिड ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस ले लिया अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अपना सॉल्ट बना वो पोटेशियम सल्फाइड बना और वाटर निकल गया। तो ये था अपना थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसके बहुत सारे एग्जांपल और भी प्रिपेयर करना, टेक्स्ट बुक्स में देखना, नेट से, सैम्पल पेपर से, जहाँ से भी देख पाना देखना, और एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो भाई कुछ नहीं था, ओके, समझ सकते हैं कुछ नहीं था, ये तो आज से कुछ भी नहीं होगा, ये सिंपल सा टॉपिक था। अब देखते हैं अपना आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा छोटा भी है और जल्दी समझ जाओगे। तो वो टॉपिक है अपना डाइल्यूशन ऑफ एसिड
और बेस दोनों बोल सकते हैं। तो यार डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन यार एक अपना वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ जो होती है उसको कमज़ोर करते हैं। और वो स्ट्रेंथ कैसे कमज़ोर करते हैं? उसमें पानी मिलाकर। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आएगी कि जो भी अपना डाइल्यूशन वाला प्रोसेस होता है वो पानी को नहीं मिलाया जाता है, पानी बल्कि उल्टा होता है। लाइक वी हैव टेकन एसिड और वाटर ले लें, तो हम लोगों को पानी को एसिड में नहीं डालना होगा, हम लोगों को एसिड को पानी में मिक्स करना विद स्लोली, धीरे धीरे, आराम से, एकदम सब्र करके, ठीक है, सब्र करके मिलाना और हल्के से, और इसको स्टेरल से घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस यार बोलना क्या, बस ख़त्म। यही प्रोसेस अपना कंप्लीट हो जाता है डाइल्यूशन वाला। और कंसनट्रेशन से डाइल्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइल्यूशन से डाइल्यूशन नहीं होगा। क्या बात बोल दी वाह। तो देखते हैं यार। अब देखो, हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है पानी को एसिड में क्यों नहीं मिला? तो भाई यार ये भी ख्वाहिश मैं तुम्हारी ज़रूर पूरी करूँगा। ओके, तो ये लिया मैंने एक साइन टेस्ट, ठीक है, और इसने मिला दिया पानी, मिला दिया पानी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो भाई सिर्फ यही एक वजह होती है जो हम लोग पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, बल्कि एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ओके, और थोड़ी देर बाद वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं मिलाते ही डाइल्यूशन प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये मिला दिया हमने थोड़ा सा एसिड, ठीक है, पानी में, और इसको धीरे 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 मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे अपना डाइल्यूशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फॉर एसिड पर्पस, ठीक है। एसिड के लिए हम लोग का डाइल्यूशन प्रोसेस इधर कंप्लीट हो जाता है। अब सेम चीज़ यार अपनी बेसिस के लिए भी होती है। तो यार प्रोसेस तो दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, बट एक बार तब भी तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यार सेम प्रोसेस जो होता है वो बेसिस के साथ भी होता है। बेस में भी मतलब बेस को भी पानी में मिलाया जाता है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर अपना जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है वो कुछ कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज़ के बारे में, वो है इंडिकेटर्स। हाँ, आज अब हम पढ़ रहे होंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अपने इंजीनियरिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बाइक में, ठीक है, विच इज़ इंडिकेटर्स। ओके, तो यार हम लोग इंजीनियर नहीं बन रहे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखना है और उस चीज़ को नोटिस करके यहाँ से थोड़ा रिलेट करना है कॉन्सेप्ट। तो ये तो अपना मिरर हो गया, और ये जो अपना छोटा छोटा बत्ती है ना दो साइड, उसे हम लोग बोल देते हैं बाइक का इंडिकेटर। ओके, तो ये क्या देखता है यार? ये अपना डायरेक्शन बताता है ना, जब हम लोग को लेफ़्ट या राइट मोड़ना होता है ना। तो सेम वही केस होता है अपना एसिड बेसिस में। मतलब यहाँ कोई बाइक का इंडिकेटर नहीं होता जो लाल या पीली लाइट दिखाता होगा, ठीक है, यहाँ पर तो पेपर होता है, ठीक है। सेम जैसे ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है लेफ़्ट एंड राइट, और वैसे ही कुछ अपने पेपर्स, केमिकल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि यार ये केमिकल एसिड है या ये बेस है, ठीक है। इसमें से तुम एक इंडिकेटर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चेंजेस, ठीक है, जैसे कि लिटमस। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात। और बाकी हम लोग अभी आगे देख रहे होंगे। तो यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो तुम लोग अपने बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स में। तो देख लो ध्यान से इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पहले, कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर्स अपने वो केमिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने लिक्विड या केमिकल, दूसरे केमिकल सब्सटेंस का नेचर बता दें। लाइक वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और वो कैसे बता सकते हैं? या तो उसका कलर चेंज हो या तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों चेंजेस ऑब्जर्व करके हम किसी भी केमिकल के बारे में बता सकते हैं कि यार वो एसिडिक है और बेसिक, ठीक है। और वो भी हम लोग तब बता सकते हैं जब हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिटमस का तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, एसिड होता है तो रेड हो जाता है, ठीक है, और बेस होता है ब्लू होता है। तो अब यहाँ पर मैं सारे एक ब्लॉक बनाकर पूरा सारे जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं और जो भी चेंजेस होता है वो लिख देता हूँ। लिटमस का मैंने लिख दिया, जो कि तुम्हें पता है, ठीक है। अब टर्मरिक, हल्दी जानते हो ना, उसमें क्या होता है, एसिड जब मिक्स होगा तो वो येलो चेंज हो जाएगा कलर में, और बेसिस के साथ वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ओके, फिर रेड कैबेज, ये सब अपने नेचुरल हैं, ठीक है, टर्मरिक और रेड कैबेज नेचुरल हैं अपने। और एक और अनियन भी होता है, और रेड कैबेज में अपना एसिडिक में रेड हो जाता है,
और बेसिस में ग्रीन। फिनोप्थलीन ये अपना एक फिज़िकल होता है, आर्टिफिशियल वाला होता है, जिसमें एसिड में नहीं कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब कलर ही नहीं चेंज होता और बेसिस में पिंक हो जाता है। अब एक और फाइनल लास्ट है अपना मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक होगा तो रेड हो जाएगा और बेसिक होगा तो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अब देखो मिथाइल ऑरेंज की यार एक ट्रिक मुझे याद आ रही, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी हेडेक कम हो जाएगी। और ये क्या है तुम समझ रहे होगे? ये समझ आया? नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको ज़रा। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी सी ड्राइंग मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है? तो रुको, ये मैंने बनाया कुछ और, गलत चीज़ मत समझना। तो ये मैंने बना दिया और यार भाई अब तो ये समझ आ गया होगा ये क्या है, ठीक है? सबको पता चल गया होगा यार ये एप्पल है ना, एप्पल, आईफोन सब समझते हो ना। तो इसका कलर क्या होता है? रेड। ओके। और एक दूसरी चीज़ अभी मैं बाद में बताऊँगा न्यूमोनिक पूरा। तो एक दूसरी चीज़, सेंटेंस क्या होगा? माई एप्पल इज़ रेड। एप्पल किसका है? रेड कलर का है। फिर एक और दूसरी ड्राइंग जो कि अपनी, ये तो तुम तुरंत ही समझ गए होगे यार, जो भी बनाया मैंने, समझे ना? अगर समझ गए होगे यार, तुम लोग बड़े होशियार हो, ठीक है? समझ गए? तो ये तो अपना बनाना है, ठीक है? बनाना है। इसका भी सेम वही है, कलर क्या होता है इसका? येलो। तो अब ट्रिक यहाँ से काम आएगी। माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। एप्पल से ए से रिलेट करना एसिड, बी से बनाना का बी रिलेट करना बेसिस के बी से। तो यार यहाँ पे अपना शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर से पढ़ लो। माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। तो अब ये शॉर्ट ट्रिक अपनी ख़त्म होती है और ये सारे चेंजेस याद कर लेना। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि अपना होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर कोई ऐसा नॉर्मल पेपर नहीं होता है जिसमें तुम लिख दो और वो तुम्हें बता दे कि हाँ ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है। सब्सटेंस के नाम लिखने से नहीं बता देगा वो। ओके, तो पीएच पेपर अपना पेपर एक इंडिकेटर होता है, ठीक है? वो भी आर्टिफिशियल होता है। बट हमें पीएच पेपर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें तो पीएच स्केल के बारे में जानना है ना। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक यूनिक टाइप का स्केल है जो तुम्हें ना ही सिर्फ ये बताएगा कि यार वो एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि उसकी मतलब पीएच वैल्यू भी बता देगा एग्जैक्ट। ओके, तो अब यार तुम लोग सोचोगे यार पीएच पीएच बोल रहा है इतनी देर से, पीएच का मतलब तो बता दे। तो पीएच का भाई सिंपल सा लैटिन वर्ड का मीनिंग है, जानते हो ना, हर चीज़ लैटिन से आती है, ठीक है? तो उसका लैटिन मीनिंग होता है पावर, ठीक है? पावर और पोटेंस बोल सकते हो तुम लोग उसको, पोटेंस, ठीक है? पोटेंस और या तो पावर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो तुम्हारा ही है। तो पावर ये समझ लो ना, स्ट्रेंथ, एकदम बढ़िया वाली पावर, ठीक है? और जो एच होता है वो अपना हाइड्रोजन को डिनोट करता है। तो यार अब एक पीएच पेपर ये सामने देख लो और देखो इसमें तुम देख रहे होगे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 14 तक की। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वही पीएच वैल्यूज़ हैं जो तुम्हें बताती हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब देखो, अब वो कैसे बता सकते हैं? इन्फाइनाइट तक नहीं होते हैं नंबर्स, ध्यान रखना, इन्फाइनाइट तक नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं, जो वैल्यू 7 होती है वो अपना हमें बताती है कि यार वो न्यूट्रल है, ठीक है? 1 मिनट, यहाँ नहीं लिखना। तो जो अपनी पीएच वैल्यू 7 होती है वो अपनी न्यूट्रल होती है। ज़रा अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अब देखो, जो भी अपनी वैल्यू पीएच पेपर में ग्रेटर देन 7 होगी तो वो जो अपने केमिकल्स होंगे वो बेसिस होंगे, ठीक है? उनकी प्रॉपर्टी बेसिक होगी। और जो भी अपने पीएच पेपर में वैल्यूज़ लेस देन 7 होगा वो अपने एसिडिक केमिकल्स होंगे। ओके, और एक और जिसकी भी पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होगी वो अपने न्यूट्रल केमिकल्स होंगे, ठीक है? अब देखते हैं थोड़ा सा और। अगर तुम्हें ये समझ आ गया है तो अब यार तुम लोग ना एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हो, ठीक है? तो अब वो क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे एक टेस्ट लेना पड़ेगा और वो टेस्ट भाई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा इजी है, बस ध्यान देना और हो जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनका नाम है 1 2 3 कुछ भी करके, ठीक है? 4 5 6 ये एलिमेंट्स के नेम हैं। ओके, रिमेंबर दैट 1 2 3 4 5 8 ये एलिमेंट्स का नेम है, ठीक? कंफ्यूज मत होना, ये पीएच वैल्यू नहीं है। पीएच वैल्यू अभी मैं लिख रहा हूँ, ये बना दिया मैंने एक पीएच पेपर अपना।
तो भाई अब ध्यान से देख लो, जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ दी हैं एलिमेंट्स के जस्ट नीचे लिख दिया है मैंने, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तुम्हें इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर दैट कि बेस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस जो भी है, ठीक है। तो तुम्हें अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो ये एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। यू कैन आंसर मी, या प्रैक्टिस कर लो यार, आंसर मत करना कमेंट में, तो प्रैक्टिस कर लो। ये ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी, या ठीक है, बहुत ईजी होते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, और रिमेंबर रखना पीएच वैल्यूज़। ओके, तो यार आप प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है। तो कमेंट वमेंट अगर मन हो तो कर देना यार, ठीक है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पीएच इंपॉर्टेंस अवर डेली लाइफ में। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार पीएच का अपने डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस भी होता है। तो भाई बिल्कुल होता है, ठीक है। और ध्यान से देख लो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, और तुम्हारे वेटेज मार्क्स का घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो देखो, अपनी जो बॉडी होती है वो पीएच रेंज में काम करती है, जो कि अपनी 7 to 7.8, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स भी पीएच वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। अब देखो, एनिमल जैसे कि इंसेक्ट ले लो, इंसेक्ट जैसे अब अपनी हनी भी ले लो, हनी भी, चींटी, ठीक है। सच टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं, क्रीचर्स जो होते हैं, वो जब स्टिंग या डंक मारते हैं तो वो उसमें भी एक एसिड होता है, और उस एसिड का नाम आप ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और बुक में भी है, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। और रेन वाटर में भी पीएच होती है, बट अगर वो पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाए देन वो रेन एसिड रेन हो जाती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। और एसिड रेन भी हो गई। अब हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट यार, अपने डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, लाइफ प्रोसेस में जब पढ़े होगे, उसमें भी अपना एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो रोल होता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। पेप्सिन ऐड करता है ना, तो वो भी होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट। अब सॉइल में भी होता है फॉर अमोनिया, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ थोड़े थोड़े चेंजेस हैं और यूजेस हैं जो कि पीएच के अपनी रियल लाइफ में होता है। अब एक मेजर और इम्पॉर्टेंट यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। पीएच का टूथ डिके, मतलब दांतों की सड़न, समझते हो ना। जब बहुत होते हैं ना कि खूब सारा खाना खा लिया, ठीक है, और ध्यान नहीं दिया अपने दांतों के बारे में, तो फूड चिपक जाता है दांतों पर, ठीक है। जब वो चिपक जाता है और तुम लोग ब्रश नहीं करते हो 3-4 दिनों तक, और वो फूड एसिडिक होने लगता है, मतलब ख़राब होता है ना, तो उसका एसिडिक मीडियम थोड़ा बढ़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और ठीक है, उसी बैक्टीरिया के अटैक से वो उसकी एसिडिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब भी तुम कहीं अपना मुंह खोलते हो या कहीं बात करते हो और वहाँ से लोग भाग कर जाते हैं, और तुम सोचते हो वाह क्या जादू हो गया, ये जादू नहीं है यार, वो तुम्हारी बदबू से भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं, भागने दो, कोई बात नहीं। पर फिर तुम्हें बेलन पड़ता है, और किचन के अंदर से एक आवाज़ आती है कि टूथपेस्ट कब करेगा, ठीक। तो फिर तुम्हें करना पड़ता है यार। पर देखो, वो टूथपेस्ट यार तुम्हारे लिए बहुत काम करता है, बहुत काम, समझते हो ना। वो बेसिकली बेसिक होता है। वाह सर, क्या लाइन बोल दी है, बेसिकली बेसिक। हाँ हाँ, बेसिकली बेसिक होता है वो। अब वो क्या करता है, जब भी तुम्हारे पीएच वैल्यू मुंह की कम हो जाती है 5.5 से, और एसिडिक मीडियम बनता है, तो वो जो अपना टूथपेस्ट होता है वो अपना रिएक्ट करता है अपने एसिडिक मीडियम से, और सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाता है, ठीक है, वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, ठीक है। और जब फूड अपना न्यूट्रलाइज हो जाता है तो अपने दांतों में बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, बैक्टीरिया नहीं लगेंगे तो सड़न नहीं होगी, और फिर बदबू भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था अपना टूथ डिके का रीज़न। डायग्राम देख लेना टूथ का, ठीक है, पूरा एक। और पीएच वैल्यू ज़रूर याद रखना कि 5.5 से बिलो हो जाती है तब, ठीक है, बैक्टीरिया अटैक होता है, और फिर कैविटी बन जाती है। और बस ये था अपना एक और इम्पॉर्टेंट यूज़, ठीक है, पीएच का इन एवरीडे लाइफ। तो अब बाकी पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में, और अब अपना पार्ट होगा अगला सॉल्ट्स के ऊपर। ओके।